वेलकम टू यूपीएससी फॉर अंडर प्रिविलेज। लेट्स बिगिन। थोड़ा लेट हो रहा है लेक्चर रिकॉर्ड करने में बिकॉज सैटरडे मैंने प्रॉमिस किया था, बट आज का वेंसडे है, मैं ऑन ड्यूटी था तो आउट ऑफ स्टेशन था तो आई कुड नॉट रिकॉर्ड द लेक्चर, बट ठीक है, हियर वी आर। वैसे भी 25 दिसंबर तक आपको मेंस ही करता रहना है। टेक अ ब्रेक फ्रॉम 25 to 30, लेट 31st be 31st, and then start prelims from 1st of January as I said in the earlier lecture। उससे क्या होगा कि you will be able to switch your mindset from prelims to mains। ओके, नाउ कुछ चीज़ें मैं भी मेंशन कर रहा हूँ जो पढ़ाई करते टाइम ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दिस इज़ ट्रू अक्रॉस एग्जाम्स। यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर CDS, AFCAT, नेट सेट, JRF, then UPSC, your state PCS may be Maharashtra, MP or whatever it may be, but then this stays across examinations except maybe your board examinations and graduation examination जो कि हम कन्वेंशनली लिखते आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू नोट डाउन की है, तो मैं एक एक चीज़ यहाँ पे लिखूँगा और यू नोट देम डाउन एंड ट्राई टू फॉलो देम। आई गारंटी कि डेफिनेटली इसके रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, व्हेन एवर यू स्टडी नो, मेंटेन अ डायरी, ऑलवेज मेंटेन अ डायरी। दीज आर वेरी माइक्रो थिंग्स, दीज आर वेरी माइक्रो थिंग्स, बट देन इसकी इम्पैक्ट थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं क्योंकि दिस विल हेल्प यू मेंटेन द डिसिप्लिन दैट इज रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो डायरी बदन मेंटेन डायरी का से मतलब मेरा क्या है, पहला है, अगर डायरी मेंटेन करनी है तो एग्जैक्टली क्या करना है। तो डायरी में ना सबसे पहले आप लिखो, जैसे अभी आज का डेट है कितना है, 17 दिसंबर, तो यहाँ से हार्डली आई थिंक 157 डेज आर देयर फॉर प्रीलिम्स एंड 259 डेज आर देयर फॉर मेंस। सो आपको एक काउंटडाउन का अब एक ग्रुप पे आया यूपीएससी कैफे पे 157 डेज फॉर प्रीलिम्स एंड 247 डेज फॉर मेंस। इससे क्या होगा कि यू विल हैव एन एग्जैक्ट आइडिया। नहीं तो हमारे दिमाग में चलते रहता फिर कि ठीक है अभी टाइम है, करेंगे आराम से, अभी तो टाइम है, 6 महीने टाइम है, बट देन उसको एग्जैक्ट नंबर्स में जब हमको दिखता है तो इट हैज़ सम डिफरेंट इफेक्ट ऑन आवर ब्रेन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि समझता है कि ठीक है इतना लिमिटेड है टाइम है, लिमिटेड टाइम में ही चीज़ें हमको करनी है। ठीक है, तो उसमें पहले तो आप काउंट डाउन लिखो। वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज काउंट डाउन। काउंट डाउन से क्या होगा, जैसे जैसे एक एक दिन जाएगा आप उसमें क्रॉस करते जाओगे एक एक दिन, तो उससे आपको पता चलेगा कि टाइम जाता है। जैसे ये लोग बोलते हैं ना, यूजुअली यूपीआई के ज़माने में क्या हो गया है आज के ज़माने में कि हम फटाफट स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, तो अननोइंगली और अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हमारे हाथ से थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। बट देन व्हेन डीलिंग इन कैश इट्स वेरी अनलाइकली, क्योंकि कैश जाते हुए दिखता है हाथ से, इट्स लाइक दैट, ऐसा लोग बोलते हैं। आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दैट, बट देन दिस से दिस। अब काउंटडाउन से क्या है कि लेट्स कंसिडर अब दिसंबर मंथ है, दिसंबर मंथ में 31 डेज थे, ठीक है, या फिर जनवरी में भी 31 डेज है, 31 नहीं 31 डेज है। तो फिर इसमें क्या करना है कि यू राइट 1 to 31 और जितने भी घंटे आपने पढ़ा। अब आई डोंट नो, लोग एडवाइस करते हैं कि भाई घंटे काउंट मत करो, जब कुछ नहीं कर रहे हो तब पढ़ो। ये आइडियली सेल करने के लिए बहुत बढ़िया आइडिया है, बट देन इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। यूजुअली एडवाइस किया जाता है कि आप 8 to 9 आवर्स कंसिस्टेंटली 6 days a week, 6 days a week, नॉट 7 days a week। ठीक है, आई विल गेट टू दैट पॉइंट, दैट इज़ माई लास्ट पॉइंट कि 7 days a week क्यों नहीं है, 6 days a week क्यों है। तो यूजुअली बड़े बड़े फेमस लोग हैं जो बोलते हैं कि, जो कि सही भी है, फेमस लोगों की होने की ज़रूरत भी नहीं है, इवन द टॉपर्स से देम और एनी नॉर्मल पर्सन हु हैज़ स्टडीड सिंसियरली फॉर दिस एग्जामिनेशन, कि 8 to 9 आवर्स अ डे कंसिस्टेंटली बढ़िया है प्रिपरेशन के लिए। इट विल टेक यू टू न्यू हाइट्स। तो ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, करोगे तो और बढ़िया ही है, दैट विल बी रिवॉर्डिंग ओनली, बट देन अंडर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बिकॉज यू आर स्टडिंग 8 hours a day। दैट इज़ आई थिंक मोर देन इनफ फॉर द गाय और गर्ल हु हैज़ हीज और हर डे हैज़ 24 hours। जो लोग वर्किंग हैं उनका तो दिन ही 16 घंटे का हो जाता है, कंसिडर कि 8 घंटे उनको वर्क में देने ही हैं, तो उनके लिए मे भी थोड़ा अलग अप्रोच लगेगा। अगर ऐसा कोई है तो फिर यू पुट दैट मैसेज ऑन माई ग्रुप, आई विल डेफिनेटली टेक इट एंड एड्रेस इट हियर। ठीक है, तो यू राइट डाउन द नंबर ऑफ डेज। उसके बाद आप क्या करो, आज पढ़ा, आज 17 है,
आज लेट्स कंसिडर मैं ऑफिस में हूँ, तो ऑफिस का टाइम या जितना भी स्ट्रेच वगैरह करके आई कुड स्टडी लेट्स कंसिडर 4.5 आवर्स अ डे, ठीक है। तो आई राइट 4.5 आवर। कुछ लोग लिखते हैं कि क्या पढ़ा हो लिखते हैं। देखो क्या पढ़ा हो लिखने से ऐसा फ़ायदा होता नहीं है कि लेट्स कंसिडर 2.5 में लिखूँगा कि ठीक है 2 घंटे मैंने ऑप्शनल पढ़ा और फिर रिमेनिंग में 1 घंटा कोई सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ा, एंशिएंट पढ़ा लेट्स कंसिडर, और फिर रिमेनिंग 1.5 आवर में लेट्स कंसिडर मैंने पढ़ा एनवायरनमेंट या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट या इंटरनल सिक्योरिटी और इंडियन सोसाइटी, कुछ भी पढ़ा। तो क्या पढ़ा इसका बाद में कोई यूटिलाइजेशन नहीं है कि आज मैंने क्या पढ़ा, मैं 3 महीने में देखूंगा कि मैंने क्या पढ़ा था। दैट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पज़। वो तो आप इंडेक्स में देख सकते हो कि क्योंकि हम टिक तो करते ही क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पज़ क्या पढ़ा, ठीक है। बट कितना पढ़ा दैट इज़ गोइंग टू सर्व पर्पज़ व्हाट। उससे क्या होता है, जब आप 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद अपनी डायरी देखोगे कि मैंने कितना पढ़ा और कितनी एफिशिएंसी रही है मेरी, आई थिंक हार्डली एनी वन कैन स्ट्रेच अप टू 75 to 85%। ये मैक्सिमम इफिशिएंसी होगी किसी की। लेट्स कंसिडर अगर यू हैव मे बी 12 आवर्स एट योर स्टेक और 10 आवर्स एट योर स्टेक, तो यू विल बी इफिशिएंटली एबल टू स्टडी हार्डली 7.5 to 8.5 नंबर ऑफ आवर्स। तो ये बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको उसको 10 तक लेके जाना है तो मे बी अवेलेबल टाइम आपके पास 13.5 और 14 आवर चाहिए होगा तब, क्योंकि 100% इफिशिएंसी इज इम्पॉसिबल हियर, ठीक है। लेट्स नॉट सेल द आइडियाज़ की हाँ नहीं जज्बा दिखाओ कर लोगे, नहीं करोगे, नहीं होगा, ठीक है। 75 to 85 कंसिस्टेंटली, क्योंकि हमको ऐसा नहीं कि महीना भर पढ़ना है फिर छोड़ देना है, ठीक है। हमको पढ़ना है सिंगल अटेम्प्ट के लिए। आपको ये साल पूरा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ऐसा लगभग 1.25 साल आपको पढ़ना ही है डेफिनेटली। तो इसीलिए मैराथन है, सब लोग जैसे बोलते हैं, इसीलिए 75 to 85 ठीक है एफिशिएंसी, ठीक है। अगर आपका 66 के अराउंड आ रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि 3 घंटे में 2 घंटे पढ़ पाए, 5 घंटे में 3 घंटे पढ़ पाए, लाइक दैट, तो 66 से आप स्ट्रेच करने का ट्राई करो उसको 75 एंड देन 80 एंड देन 85 तक। 85 द लिमिट, ये इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो जब आप नंबर ऑफ आवर लिखोगे उससे क्या होगा कि जब 3 महीने बाद जब आप उसको रिव्यू करोगे रेट्रोस्पेक्टिवली, तो आप देखोगे कि ठीक है मुझसे इतना टाइम पास हुआ है या मैंने इतना टाइम पास किया है, और उसका एक प्रेशर बन जाता है फिर इंसान के ऊपर कि ठीक है अभी यार इतना टाइम मैंने टाइम पास कर दिया, अब नहीं करता हूँ, अब मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, अच्छे से पढ़ती हूँ, ठीक है। दैट सर्व्स द पर्पज़ हियर। राइटिंग डाउन व्हाट यू स्टडीड, वो दैट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पज़, फर्स्ट थिंग। इसलिए डायरी मेंटेन करो और लिखो, नंबर ऑफ डेज लिखो, उल्टे डेज लिखो कि भाई 157 डेज बचे प्रीलिम्स के लिए, ऐसे लिखो। आज का डेट लेट्स कंसिडर 17 दिसंबर, ठीक है। फिर 157 डेज टू गो एंड देन लिखोगे लेट्स कंसिडर 4.5 आवर्स, ठीक है। फिर 18 दिसंबर 156 डेज और मे बी 4 आवर्स, ठीक है। और जैसे ही इवनिंग में पढ़ाई कंप्लीट हो जा रही है कि ठीक है आज हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, आज का स्टॉक कंप्लीट है, अभी सोना है, तो तब ये डैश कर दो, ठीक है। 18 का हो गया, 18 को डैश कर दो। उससे क्या है आपको टाइम के जाने का एहसास होगा एंड दिस विल शो यू रिजल्ट्स। दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि मैंने ग्रुप पे एक फ़ोटो शेयर किया है जिसमें मैंने प्रीलिम्स के लिए जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो मैंने लिखे उसमें, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या लिखा मैं बताता हूँ आपको। ये मुझे एक आइडेंटिकल ऐसा ही फ़ोटो मिला था वो कप्तान सर के ग्रुप पे, तो मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया उसको। तो कुछ चीज़ें उसमें ऐड की मैंने और कुछ चीज़ें हटाई भी। सर ने थोड़ा अलग वे में बनाया था, मैंने थोड़ा अलग वे में बनाया। उसमें का ये 90% ऑफ द वही है, बस मुझे लगा कि मेरे जो वीक पार्ट है वो मैंने इसमें ऐड किए और उस तरीके से मैंने वो टेबल बनाया। वो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने शेयर किया है, तो मैं एक बार ग्रुप पे वो देख लेता हूँ सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया है, सेक्शन बनाए हैं, सेक्शन बनाए हैं। जैसे पहला है पॉलिटी, ठीक है। फिर उसके टॉपिक लिखे, इंडेक्स में टॉपिक है ना हमारे पास, एक्ट से लेके मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स, प्रीएम्बल, यूनियन टेरिटरीज, एफआईआर, डीपीएसपी, पार्लियामेंट्री फेडरल सिस्टम वगैरह वगैरह से लेके इलेक्शन लॉज, इलेक्शन रिफॉर्म, एंटी डिफेक्शन लॉ, एक्सेप्शन जजमेंट्स और पीवाईक्यूज। हाँ लास्ट में मैंने पीवाईक्यूज का सेक्शन खुद से ऐड किया है कि 2013 से लेकर 2022 तक के पीवाईक्यू करने हैं। अब इसमें एडिशनल होंगे ही, 2023 के भी करने हैं, 2024 के भी करने हैं, 25 के भी करने हैं। दिस डजंट चेंज अक्रॉस ईयर्स, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है 22 से
25 में, वेटेज ऑलमोस्ट सेम ही रहता है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये लिखा है, फिर लिखा है R1 दैट इज़ रिवीजन 1, R2 दैट इज़ रिवीजन 2, एंड देन रिसोर्स भी लिखा है मैंने, सो दैट मैं ऐसा ना करूँ कि इस बार मैंने मैपिंग के लिए कुछ और पढ़ लिया, अगली बार मैंने मैपिंग के लिए कुछ और पढ़ लिया। तो उससे क्या होगा कि जो इफेक्टिव मेरा रिटेंशन है इन्फॉर्मेशन का वो होगा नहीं, या कंटेंट का होगा नहीं। जो चीज़ें मैंने सीखी है उसी बुक से, जिस बुक से हाईलाइट किया ऑलरेडी, रिवाइज किया है, नेक्स्ट टाइम अगर मैं रिसोर्स चेंज करूँगा आउट ऑफ फोमो, या फिर ऑलरेडी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इन द मार्केट इज, क्योंकि जो चॉइसेस का क्राइसिस है कि इतनी सारी चॉइसेस हैं कि हमको समझ में नहीं आता, हम स्ट्रेस हो जाते हैं, नर्वस हो जाती है, एग्जैक्टली क्या चूज़ करें। एनवायरनमेंट के लिए PMF पढ़े या शंकर आयस पढ़े, पॉलिटी के लिए क्लासेस के नोट्स पढ़े या स्टैंडर्ड बुक M लक्ष्मण पढ़े। तो इट्स लाइक दैट, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इसे मैंने लिख दिया है कि आपको एग्जैक्टली रेफ़र क्या करना है। तो ये मैंने ग्रुप पे डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ें, सो दैट आपको समझने में आसानी हो। तो एक्ट्स के लिए क्या है कि एक वो नंदिनी मैम है, आई डोंट रिमेंबर कि एग्जैक्टली उनका कौन से ईयर का रैंक है, बट देन ऑल इंडिया रैंक 11 आया था उनका। तो उन्होंने मॉडर्न के बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना के उसका PDF बना के डाला था मैम ने। मैं हैंड रिटन नहीं था, वो टाइप था, मैं हैंड राइटिंग पढ़ नहीं पाता, लोगों की चीज़ें टाइप नहीं पढ़ पाता हूँ, कर्सिव समझती नहीं है। तो उसमें मॉडर्न की प्रिंट है, तो उससे क्या है वो इजी हो जाती है फॉर रिवीजन। तो मैंने रेफ़र की। अगेन मॉडर्न, एवरीवन नोज़ कि मॉडर्न के रिवीजन में चैलेंजेस है, समरी से आप रिवाइज कर लोगे, स्टिल इट वुड टेक टाइम, इसलिए प्रिंटेड नोट्स अगर कहीं पे मिल जाते हैं, अगेन डोंट रन आफ्टर नोट्स कि हाँ प्रिंटेड नोट, ऐसा नहीं है। अगर कोई टॉपर है जिसके 5-6 पेजेस में इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंशन है, जिससे क्रोनोलॉजी याद हो जाती है मॉडर्न की, तो यू जस्ट रेफर दैट। लगे तो मैं, इफ़ एनीबडी वांट्स, तो वो मैम के ग्रुप पे भी है अवेलेबल, और मैं लगे तो फॉरवर्ड कर दूंगा उस ग्रुप से इस ग्रुप पे, या फिर मैं, मेरे पास PDF है, मैं डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग टॉपिक्स के लिए लक्ष्मीकांत है। एक्सेप्शंस और जजमेंट्स ये मैंने खुद से हाथ से निकाले हैं। ये HW नोट्स और हैंड रिटन नोट्स ये मैंने निकाले हैं कि जैसे इतनी सारी जजमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कि इंदिरा साहनी जजमेंट से लेके पुट्टा स्वामी, अभी रिसेंटली जो जजमेंट्स आई है सारी की सारी, ये जजमेंट एक जगह पे होना। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स आर रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, और विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स आर रिलेटेड टू लेट्स कंसिडर इलेक्शन रिफॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती है। तो इससे क्या है कि हमको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, और बार बार पॉलिटी में इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा एम लक्ष्मण ने कि कहाँ गई जजमेंट, क्योंकि सारी अभी भी नया जो एडिशन है उसमें सारी जजमेंट एक साथ दी हुई है, स्टिल कुछ जजमेंट नहीं है उसमें, तो ये भी मैं डाल दूंगा। PYQ जो 2013 से लेकर 2022 तक लिखा है, तो क्योंकि वो बुक में उतने 22 तक ही अवेलेबल है, लेटेस्ट एडिशन आया नहीं है वो बुक का। जो मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में वो बुक दिखाई थी, यू प्लीज़ बाय दैट बुक, दैट इज़ एक्सेलेंट बुक। और जितने भी PYQ की बुक मैंने रेफ़र की है, सबसे बढ़िया वही बुक है, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड लिखा है वहाँ पे, सिंप्लीफाइड वही वाली बुक है। अगेन मैं दिखा देता हूँ, अगर कुछ लोग यहाँ से पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे तो दिस इज़ द बुक प्रीलिम्स सिंप्लीफाइड। ये 2011 से 2022 तक की PYQ है इसमें, और ये सौरभ कुमार IFS सर हैं, उनकी बुक है। इसका लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल नहीं है, बट देन दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि इस बुक का जो पर्पज़ है वो 2022 तक के क्वेश्चन पेपर्स में भी सर्व हो जाता है। नेक्स्ट इकोनॉमी के लिए, बेसिक्स के लिए विवेक सिंह है, उसके 4 चैप्टर्स है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। फिर इन्फ्लेशन के लिए मेरे पास अपने नोट्स है, वो मैं शेयर कर दूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के लिए NCERT है, क्योंकि NCERT में अच्छे से एक्सप्लेन है। ये विवेक सिंह में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है। इसके कुछ रिलेशन भी हैं, एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में क्या है ना, जब कुछ चीज़ें बढ़ती हैं कुछ चीज़ें घटती है, जैसे इन्फ्लेशन का अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, फिर जो रीर है उसके ऊपर, RER के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर अगर हमारा डिवेल्यूशन होता है रुपये का तो एक्सपोर्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट में हमारे इंपोर्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सारी चीज़ जो इंटरनली कनेक्टेड है, इसका एक पेज बनाया था, वो मुझे अगेन कप्तान के सर के ग्रुप से मिला था, वो मैं शेयर कर दूंगा। इससे क्या होगा, जो होता है ना UPSC के PYQ आते हैं कि अगर ये चीज़ बढ़ती है इकोनॉमी में, लेट्स कंसिडर कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डिवैल्यूशन होता है मनी का, या फिर लेट्स कंसिडर कि अगर हमारा मनी का अभी तो आज 91 क्रॉस कर गया है ऑलरेडी डॉलर, तो अगर लेट्स कंसिडर डॉलर के कंपैरिजन में रुपी डिवैल्यू होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में भारत के जो एक्सपोर्ट्स है वो ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो ये जो इंटरनल रिलेशंस है, ऐसे क्वेश्चन UPSC ने पूछे हैं, तो उसके लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर यूजुअली यही है, कोई नहीं पूछता कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अभी हो गया, वो गए वो दिन,
अभी कोई नहीं पूछने वाला कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, डिस इन्फ्लेशन क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अगेन वो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की जो इकोनॉमी एक्सप्लेन करती है 11 के एनसीईआरटी वो तो है ही। एग्रीकल्चर स्कीम रिपोर्ट बजट एंड सर्वे के लिए PT 365 और वो प्रिंट मार्केट में मिल जाता है, POS के लिए सिंप्लीफाइड है। साइंस एंड टेक के लिए बायोलॉजी अगर किसी का है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो मे बी यू कैन रेफर टू अ क्लास और 11-12 का बायो का बुक, जो कि डिफिकल्ट है समझने में। बट देन बायोटेक का पोर्शन इज इंपॉर्टेंट, R&D वाले पोर्शन के ऊपर यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछते रही है, तो दैट इज़ यू हैव टू कवर इट, कहाँ से भी करो लेकिन करो कवर। यू कैन नॉट लीव बायोटेक के R&D के क्वेश्चंस। अभी और जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज आई है, जो मे बी क्रिस्पर वगैरह हो गया या फिर 3 पैरेंट बेबी, जो कि बार बार आती रही है एग्ज़ाम में, तो वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, फिर वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, ठीक है, tRNA mRNA ये क्या होते हैं, ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि यूपीएससी ने बार बार पूछे हैं, इसलिए यू हैव टू कवर देम। फिर स्पेस, IT, नैनोटेक, डिफेंस, हेल्थ एंड डिसीजेस, इमर्जिंग टेक का PDF है, वो मैं शेयर कर देता हूँ, वो कप्तान सर ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, बट देन फिर भी मैं वहाँ से फॉरवर्ड कर दूँगा ग्रुप पे। ठीक है, तो ये स्पेस, IT, नैनोटेक, डिफेंस के लिए PT 365 है, इसमें इनफ चीज़ें कवर हो जाती हैं जो कि आपको आइडिया दे देगी। जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है, अभी बहुत आ रहा है क्योंकि हम हैवी न्यूक्लियर सेटअप करने से बेटर है, क्योंकि उसमें खर्चा भी ज़्यादा लगता है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा लगती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है, देन एरिया ज़्यादा लगता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है, ये बहुत सारी चीज़ें, इनपुट्स उसमें बहुत ज़्यादा है, और एक ही जगह पे लिमिटेड हो जाता है वो। लेट्स कंसिडर एक जगह पे यूपी में अगर नरोरा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो वो वहीं पे यूज़ किया जाएगा, उसको उस इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ तक ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट लॉस होगा और बाकी सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट लगेगी वगैरह उसमें। अभी बहुत डाउन है, अभी रिसेंट के सर्वे में सिर्फ 3% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द वे ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो इन सारी चीज़ ये कंप्लीट करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर चाहिए। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है कि वो छोटी छोटी, इट्स लाइक छोटा वाला न्यूक्लियर रिएक्टर जो हर जगह आप एस्टेब्लिश कर सके, इन्वेस्टमेंट कम लगती है। बट ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये नया टेक्नोलॉजी है और इसके बारे में बहुत लाइकली है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होगी, PT 365 में मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती है। ठीक है, अगेन आपको लो हैंगिंग फ्रूट देखने हैं, ऐसा नहीं डू नॉट रन। अच्छा हुआ याद आया चीज़ कि मुझे याद है 2023 के क्वेश्चन पेपर में और 2024 के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बहुत ही एकदम मतलब हवा ही नहीं लग रही ऐसे क्वेश्चन थे वो। तो पेपर होने के बाद सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अरे यार सर ऐसे क्वेश्चन आए थे, इनका क्या करना है। अरे वो उनका क्यों करना है तुमको, कुछ भी मत पढ़ो ना वो क्वेश्चन, वो ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, आप अगर इफ़ विथ योर डिसेंट प्रिपरेशन, जो ईमानदारी से आपने प्रिपरेशन किया है, उसमें इफ़ यू अटेंड अराउंड 79 to 86 क्वेश्चन नो, यू विल गेट थ्रू प्रीलिम्स। ठीक है, सम क्वेश्चंस आर देयर टू डिमोरलाइज यू, डिस्करेज यू इन द एग्जाम एटमॉस्फेयर। ऑलरेडी इतना स्ट्रेस होता है, सेकेंड पेपर सीसेट का भी लिखना होता है हमको। तो ये लोग, मैं तो कई बार बोलता हूँ कि पेपर 1 एक कंटेंट का, नॉलेज का पेपर है ही नहीं। ये था मे बी 2018-19 तक, उसके बाद ये एप्टीट्यूड का पेपर हो गया है। ठीक है, वो शिविन सर भी यही बोलते हैं कि वो एप्टीट्यूड का पेपर हो गया है, अभी वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड पेपर नहीं रहा। यू विल सी कि अराउंड 30-35 क्वेश्चन आर देयर इन एवरी क्वेश्चन पेपर, जो सॉल्व करने के लिए आपको कंटेंट की ज़रूरत भी नहीं है। आपने पढ़ा भी नहीं होगा ना तो भी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। मैं आऊँगा उसके ऊपर, मेरे पास PYQs है। ये जब लेक्चर, जब ये इंट्रोडक्टरी चीज़ें खत्म हो जाएगी सारी की सारी ना, मैं PYQs ईयर बाय ईयर या सब्जेक्ट वाइज लूँगा और बताऊँगा आपको कि इस क्वेश्चन के लिए क्यों हमको स्टैटिक रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यूपीएससी की लैंग्वेज ही ऐसे वे में है कि वो बता देता है कि अच्छा ये तो क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैंने कुछ नोट्स निकाले हैं उसके, मैं आई शेयर इट इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स कि जैसे, और ये लोग इसको ट्रिक्स भी बोलते हैं, बट देन सारे की सारी ट्रिक्स नहीं है उसमें। जैसे आपको समझेगा कि जो रिसेंटली है कि रिसेंटली ऐसा ऐसा हुआ है, या फिर ऑटोमेटिकली ऐसा, अगर एक ऑटोमेटिकली यूजुअली इकोनॉमी में यूज़ होती है चीज़ें, या फिर पॉलिटी में भी यूज़ होती है कि स्पीकर ऐसा ऐसा कर देगा तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता ऑटोमेटिकली, डेमोक्रेसी में कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं होता, सब चीज़ के लिए डिस्कशन, डिलिब्रेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यूजुअली रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे, PYQ को एनालाइज करने का मतलब यही है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझेगा कि एग्जैक्टली किन वर्ड्स के ऊपर खेलती है। वो भी मैंने सब्जेक्ट वाइज निकाला है कि पॉलिटी में ट्रैप्स किस तरह से किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस टाइप के सेंटेंसेस में यूज़ होता है, किस टाइप के स्टेटमेंट्स में यूज़ होता है।
देन सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी है या नहीं है, सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल जजेस के बारे में यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट, फर्स्ट, ठीक है। डेमो फिर कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, डेमोक्रेटिक, डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। जब पॉजिटिव्स होते हैं यूजुअली वो स्टेटमेंट बहुत एम्बिग्यूअस और वेग होती है, जो यूजुअली करेक्ट होती है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ यूपीएससी के ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा उस चीज़ को डिस्प्रूव या प्रूव करने का, इसलिए यूजुअली स्टेटमेंट करेक्ट होती है। तो ये चीज़ें इवेंचुअली आएंगी। व्हाट आई वाज टेलिंग, हाँ, कि उन क्वेश्चंस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है जो क्वेश्चंस किसी को नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। 86 क्वेश्चन तक मुझे तो 86 भी ज़्यादा ही लगते हैं, ठीक है। 79, 81 इज़ डिसेंट स्कोर। अब अगर आप अच्छे एक्यूरेसी के साथ अगर और अटेंटिव हो के अगर आप क्वेश्चन पेपर अटेंड कर रहे हो तो ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर है एनवायरनमेंट, उसमें शंकर आयस है, कुछ प्रिंट्स हैं। प्रिंट्स किस चीज़ के अभी लेट मी टेल यू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेक दोज नोट्स, आपको समझेगा कि प्रिंट्स एग्जैक्टली किस चीज़ के हैं। सी शंकर आयस में क्या है, दीज आर द नोट्स। शंकर आयस में क्या है कि जो हमारे डोमेस्टिक एक्ट्स हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए हुए, कुछ कुछ है, बहुत सारे नहीं हैं, और है तो स्टैगर्ड है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 कहीं और कोई चैप्टर में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहीं और चैप्टर में है, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन कहीं और है, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहीं और है, अमेंडमेंट कहीं और आ रही है। तो ऐसा उसका कोई सबका बंच बनाया हुआ नहीं है, सो दैट वो रिवीजन के लिए ईजी जाए, कंपेयर कर पाए हम कि भाई एग्जैक्टली इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में और फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 1980 में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कौन सी चीज़ है कि रिजर्व एरिया किस में आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस में आती है। तो ये पता होने के लिए आपको सारे के सारे एक जगह चाहिए। तो इसलिए मैंने नोट्स बनाए सिर्फ उन चीज़ों के जो डोमेस्टिक एक्ट्स में आता है। तो इसीलिए ये एनवायरनमेंट में जो लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस और नेशनल एक्ट्स, पॉलिसीज एंड नेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब का ये बंडल है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी जो आया ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, साइट्स क्या है, सीबीडी, बॉन कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ETC, यूएनसीसीडी वगैरह वगैरह, ये सारे एक जगह पे हैं। तो इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन और नेशनल रूल रेगुलेशन का मैंने अपना PDF बना दिया, जो कि मैंने अच्छे से इसको रिवाइज किया था। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये पूरा पढ़ा हुआ है 3-4 बार, आप भी पढ़ लोगे तो यू विल नॉट टिक रॉन्ग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जब मैंने वो लास्ट टाइम थीम ड्रॉ किए थे कि कौन से थीम में आता है, आई थिंक ये 3rd में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है स्पीसीज़ वगैरह, आई थिंक स्पीसीज़ 3rd आती है, ये 4th आते हैं, ऐसे कुछ तो है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। उसके बाद नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह के लिए वो केबीसी मैप का बुक यूज़ करना है। ये भी मैंने लास्ट टाइम दिखाया था। ये अगेन आप एक बार इसलिए देख लो क्योंकि जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उनको ये बुक परचेज करने आ जाए, ठीक है। दिस बुक इज़ बाय आशीष भारती सर, ही इज़ एन IPS, इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, और इसमें बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, KBC पब्लिशिंग का है, यू प्लीज़ परचेज इट। और कोई मैप ये अगर कर लोगे और इसको सपोर्ट कर लोगे कि जो भी नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में आई है, मैपिंग में सब कुछ आ गया, फिर एवरीथिंग, बीट ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जो भी चीज़ें नहीं हुई है, हिस्ट्री वगैरह, कल्चरल साइट्स वगैरह, वो सारी इसमें ऐड कर देनी है फिर, सो दैट वो मैपिंग का फंडा ही क्लियर हो जाए। उसके बाद ज्योग्राफी के अगेन ये मैं सब अभी मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। इसमें अगर कुछ भी डाउट है आपको तो आप मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, आई विल एड्रेस ईच एंड एवरी डाउट जो भी है। मैं तो लगे तो जब नेक्स्ट लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूँगा सैटरडे को, तब मैं वो डाउट नाम लेके एड्रेस करूँगा, सो दैट कुछ प्रॉब्लम है तो सबको भी पता चल जाए और आपका भी डाउट क्लियर हो जाए। एनीवे, लेट मी गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट, हाँ, दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो पेज हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें टेबल वगैरह बना हुआ है, इसकी प्रिंट ले लो और इसको स्टिक अपने टेबल पे पेस्ट करो, और जैसे ही जो चीज़ पढ़ रहे हो वहाँ पे टिक करो, ठीक है। R1 लिखा है रिवीजन 1, बट देन टिक करते जाओ, पढ़ रहे हो तो भी कोई बात नहीं, एक और प्रिंट लगा लेना साइड में। उससे क्या होगा कि एवरी टाइम यू कंप्लीट अ चैप्टर एंड टिक इट, नो डोपामिन सिक्रेशन हैपेंस इन योर ब्रेन, तो उससे लगता है हम हाँ कुछ तो वर्थ चीज़ें कर रहे हैं, तो उससे यू विल गेट एनर्जी एंड यू विल बी एंकरेज कि ठीक है और चीज़ें कंप्लीट करते जाते हैं। और ऐसा होता है, यू जस्ट ट्राई इट फर्स्ट एंड देन सी द रिजल्ट्स, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू मेंशन हियर इज फॉर दोज who don't know exactly what to study and how to study, उनके लिए है
कि स्टार्ट फ्रॉम द ईजीएस्ट सब्जेक्ट, ईजीएस्ट, ठीक है, जो फ्रेशर्स लोग हैं या फिर जिन्होंने एज सच सीरियसली पढ़ाई नहीं की है। सी आई ऑलवेज से यूपीएससी करने वाले बहुत लोग हैं, यूपीएससी की पढ़ाई करने वाले बहुत कम लोग हैं। सो जो भी अब तक यूपीएससी कर रहे थे बट यूपीएससी की पढ़ाई नहीं कर रहे थे, बट अब सोच रहे कि यूपीएससी की पढ़ाई करें, उनके लिए सजेशन है कि स्टार्ट फ्रॉम द ईजी सब्जेक्ट, जो यूजुअली लोगों का पॉलिटी होता है, मेरा हिस्ट्री था, तो स्टार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट एंड देन मूव अहेड टू द डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी यू विल बी एबल टू कोरिलेट थिंग्स अक्रॉस सब्जेक्ट्स। इकोनॉमी की ज्योग्राफी से ज्योग्राफी को हिस्ट्री से रिलेट कर पाओगे और दैट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड इन लेटर स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन। इसमें क्या है, अब पढ़ते टाइम लोग समझ नहीं पाते कि सर ऑप्शन भी पढ़ूँ, फिर जीएस के भी कितने सब्जेक्ट पढ़ूँ, फिर इथिक्स भी पढ़ूँ क्या, ऐसे की प्रैक्टिस भी करूँ क्या। तो आई वुड सजेस्ट यू कि हाँ, इसमें क्या था, ईजीएस्ट सब्जेक्ट। थर्ड इज, जब भी पढ़ना है तब ऑलवेज रिमेंबर और ऑलवेज कीप इट अ हैबिट टू हैव टू सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। ऑप्शनल छोड़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑप्शनल तो वो चलना ही है, इट विल डिसाइड योर फ्यूचर और रैंक, ठीक है, रैंक फर्स्ट एंड देन अल्टीमेटली योर सर्विस एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ऑलवेज टेक टू सब्जेक्ट एट द टाइम। अगेन this isn't limited to UPSC preparation only or state PCS preparation only, it is true for any exam. Let's consider you are preparing for chemistry का JRF और physics का JRF और कोई टीचर का एग्ज़ाम वगैरह वगैरह, ट्राई टू डू टू सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। इससे क्या होगा ना, यू विल बी एबल टू रिटेन द थिंग्स। लेट्स कंसिडर 8 घंटे आपके पास या 7 घंटे या 9 घंटे आपके पास, तो 8 घंटों को ट्राई करिए, ऑप्शनल छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। लेट्स कंसिडर ऑप्शनल छोड़ के आपके पास 5 घंटे हैं, ठीक है, तो ट्राई टू डिवाइड देम लाइक 2.5 2.5 और 3:2। उससे क्या होगा, इनफ टाइम दिया जाएगा एक सब्जेक्ट को। लेट्स कंसिडर 2 आवर्स आई हैव बीन गिवन टू अ सब्जेक्ट। उससे यू विल बी एबल टू गेट अ फीलिंग कि हाँ ठीक है कुछ तो पढ़ा। नहीं तो फिर 1 घंटे के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिर 1 घंटे के लिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, फिर 1 घंटे लग रहा है एनवायरनमेंट बचाए यार, और शिट, फिर वो भी करना है और मैपिंग भी रह गया। ऐसे अगर करते रहोगे ना तो फिर कुछ नहीं बचेगा। वो मराठी में सही है ना, एक ना धड़ बराबर से नहीं। इट्स लाइक कि भाई कुछ भी ठीक नहीं होगा और सब कुछ थोड़ा 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 हो जाएगा। तो कुछ तो है वो सही इंग्लिश में कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ऐसे कुछ तो भी। इट्स लाइक दैट ओनली। तो टेक 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम, यू ट्राई इट, यू विल गेट द रिजल्ट्स। नेक्स्ट, कि बहुत बार लोग फिर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट देन बहुत ही जोश जोश में पढ़ना स्टार्ट, सर 16 घंटे पढ़ लूँगा, 15 घंटे पढ़ लूँगा, ठीक है, एक दिन में यूपीएससी क्लियर कर लूँगा। ऑब्वियसली एक दिन में नहीं। तो फिर उससे क्या होता है कि दे इवेंचुअली गेट बर्नड आउट। तो होता है सर अभी मन नहीं कर रहा, एक होता है मन नहीं कर रहा, पता है सीरियस के एस्पिरेंट्स है, ऐसा नहीं कि कैजुअल एस्पिरेंट्स है, सीरियस एस्पिरेंट्स है, बट देन दे आर नॉट एबल टू पुश देमसेल्व्स टू दैट स्टेज जहाँ पे वो कंसिस्टेंटली और उतना डेडिकेटली पढ़ पाए। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ बर्न आउट। सबको पता है कि अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, एम देखा था, शिद्दत से करना है वगैरह वगैरह, बट स्टिल नहीं कर पाते, तो बर्नआउट। तो बर्नआउट से बचने के लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स लेंगे। क्यूरेटिव स्टेप्स तो है ही कि बर्नआउट होने के बाद फिर वापस कैसे आएंगे, वो तो जब कोई फेस करेगा तो वील एड दैट। बट देन प्रिवेंटिव स्टेप्स में है कि इसमें क्या है, तुम बहुत मतलब अकेले अकेले रह रहे हो, तुम्हारे दोस्त नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे जो स्ट्रेस बन रहा है उसको रिलीज करने का कोई वेंट नहीं है, नो वेंट, प्रेशर वेंट नहीं हो रहा। ये मे बी फ्रेंड्स के पास हो सकता है, फैमिली के पास हो सकता है, ठीक है, मे बी आप हॉबीज़ मेंटेन करके हो सकता है कि ठीक है 3 घंटे पढ़ लिया, आधे घंटे पेंटिंग कर लिया, आधा घंटे गाने सुन लिए, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो कुछ भी कर लो। उससे क्या होगा कि स्ट्रेस को इंटरमिटेंट ब्रेक्स मिलते रहेंगे, तो उसके कारण जो भी यहाँ पे कॉर्टिसोल सीक्रेट हो रहा है वो कॉर्टिसोल धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएगा एंड यू विल अगेन फील लाइक स्टडिंग, ठीक है। इसके लिए मैं बेस्ट सजेस्ट करता हूँ you study 6 days a week, not 7 days a week, ठीक है। take 1 day out for your own self. Again, UPSC is not bigger than life, ठीक है, no exam is bigger than life, your life is your life, ठीक है। तो एक दिन तो उसके लिए दे ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक दिन दो उसके लिए। उस दिन अब सोना है सो जाओ, टाइम पास करना है टाइम पास करो, मूवी देखो, दोस्तों के साथ घूमने जाओ, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉर दैट 1 day ओनली।
ऐसा नहीं कि फिर मंडे भी जा रहा है उसमें, ट्यूसडे भी जा रहा है, वेडनेसडे भी जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। संडे रखो या सैटरडे, कोई भी एक दिन रखो, उस दिन बुक को हाथ ही नहीं लगाना है, ठीक है। आई हैव केप्ट दैट लाइक संडे फॉर माई सेल्फ बीइंग अ वर्किंग पर्सन। इसके बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। लगे नहीं नहीं सर, ऑब्वियसली ये प्रीलिम्स के टाइम पे कोई नहीं करेगा कि अब एक महीने में प्रीलिम्स है तब कोई संडे का ब्रेक नहीं लेता। मेन में तो 80 डेज में भी इट्स वेरी अनलक कोई संडे का ब्रेक ले रहा है। बट देन मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँगी, लेट्स सिर्फ 6 महीने पढ़ना है। तो इन ऑर्डर टू गेट द एफिशिएंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन स्टडीज, तो टेक 6 days a week only for your studies and keep one day as a leisure, so that आपको अच्छा लगेगा और मंडे को वापस पढ़ने का मन करेगा। यू ट्राई इट, यू विल सी द रिजल्ट्स। इसीलिए मेंटेन हॉबी का फिर लोग क्या होता है, हॉबी सब छोड़ देते हैं, नॉवेल पढ़ना छोड़ देते हैं, पेंटिंग करना छोड़ देते हैं, स्विमिंग, बैडमिंटन सब छोड़ देते हैं, और फिर इवेंचुअली गेट थ्रू प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के टाइम पे फिर सर हॉबीज़ क्या लिखूँ। अरे भाई जो हॉबीज़ है वो लिखो, ठीक है। अब नहीं है हॉबीज़ छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि इसकी वजह से छोड़ दी। और हॉबीज़ ये वन ऑफ दैट एरिया है CSE में जिसे यूजुअली एस्पिरेंट्स, सबको नहीं, मुझे नहीं पूछे थे, बट यूजुअली एस्पिरेंट्स को पूछा जाता है। लेकिन जब पूछा जाता है तो फिर इन डेप्थ पूछा जाता है हॉबीज़ के बारे में। बहुत सारे हम मॉक पे भी देखते हैं, जबकि बहुत डिफरेंस है मॉक में एक्चुअल में, बट फिर भी पता तो चल ही जाता है कि हॉबी अगर इसकी है कोई चीज़, तो इसको कितना नॉलेज है उस चीज़ का, या फिर कितना सीरियस है हॉबी चीज़ को लेकर। आई रिमेंबर एन इंसिडेंट, जब मैं CDS के इलाहाबाद बोर्ड में गया था SSB के लिए, तो तब जब उसकी प्रिपरेशन कर रहा था SSB की, तब एक आई थिंक वो ऑफिसर हो गए बाद में, उन्होंने बोला था कि उनका इंसिडेंट नहीं है, आई थिंक हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे, जिनकी डेथ हो गई है, बिपिन रावत सर, उनका इंसिडेंट आया एज फार एज आई रिमेंबर। उन्होंने ही बताया था, आई डोंट नो इफ़ आई एम मिस्टेकन। तो उन्होंने बोला था कि जब वो SSB की इसके लिए गए थे, तब ये SSB जब प्रिपेयर कर रहा था मैं, तब किसने बताया था मुझे कि ये उनका इंसिडेंट है, इट्स लाइक दैट। तो बिपिन रावत सर जब भी कैंडिडेट रहे होंगे, तो तब वो गए थे, तो उनको पूछा था, उनकी हॉबी थी ट्रैकिंग करना। तो और वहाँ पे क्या है कि आई थिंक लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर होते हैं, एक ही बंदा होता है जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा होता है SSB में, पर्सनल इंटरव्यू जिसको बोलते हैं। साइकोलॉजिकल टास्क के बाद PPDT, फिर उसके बाद OIR, PPDT, स्क्रीनिंग, देन साइकोलॉजिकल टेस्ट, मे बी साइमल्टेनियस ग्राउंड टास्क, एंड देन पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद कॉन्फ्रेंस वगैरह। तो उनको पूछा था कि आपका हॉबी क्या है, तो उन्होंने बोला कि ट्रैकिंग मेरा हॉबी है। तो कहाँ कहाँ गए हो? यहाँ गए। तो फिर वो चेयरमैन ने पूछा कि सिर्फ एक चीज़ मुझे बताओ जो ट्रैकिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उन्होंने बताया था माचिस, ठीक है, जो कि सही बात है, ट्रैकिंग में कब माचिस की ज़रूरत पड़े और जो अवेलेबल नहीं होती। ऐसा ही मुझे पूछा गया था, जिसमें मैं फेल कर गया। मुझे पूछा गया था कि क्योंकि बहुत रैपिडली सर सवाल पूछ रहे थे, फिर सडनली पूछा है कि सागर तुमने इतने सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है जब भी तुम एग्ज़ाम के लिए जाते हो। तब मैंने बिना सोचे समझे आंसर दिया, सर पेन। मैंने पेन क्यों आंसर दिया? अभी ऑब्वियसली आपको भी आंसर सोच रहे होंगे, बेटर आंसर सोच रहे होंगे, बट देन उस टाइम पे नहीं सोच पाते हैं वो। तो मैंने वो आंसर क्यों दिया? क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि पुणे में मेरा एक सेंटर था, तो कोई कंप्यूटर एग्ज़ाम लिखने जा रहा था मैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम था। तो रफ काम करने क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम था, तो आई डिड नॉट टेक माई पेन, ठीक है। आई थिंक बहुत ही नया था मैं, और तब मैं सोचा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम तो पेन की क्या ज़रूरत है। लेकिन तब गए तो समझे कि अरे यार जो रफ वर्क के लिए पेन तो चाहिए होगा, पेन नहीं लेके आया था मैं। तो दैट मेड अ स्पेस इन माई माइंड कि यार पेन अपन भूल गए, नहीं भूलना चाहिए था। तो वो वहाँ निकला फिर मेरा इंटरव्यू में कि कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने बोला पेन, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। सर ने बोला नहीं, एडमिट कार्ड। मैं चुप हो गया, तो हो गया फिर मामला ख़त्म वहाँ पे। इसीलिए हॉबीज़ मेंटेन करो, वो चीज़ फ़ायदे ही देती है, बाद में नुकसान तो नहीं ही देती, फ़ायदे ही देती है। पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी हॉबीज़ तो फ़ायदे ही देती है। नेक्स्ट, एंड दैट ऑल्सो मेक्स योर पर्सनैलिटी। तुम्हारे हॉबीज़ से तुम ऐसे अलग कलर के दिख के आओगे। बहुत सारे लोग, कोई नहीं छोड़ता अपने हॉबी। जो नहीं सिलेक्ट होने वाले वही लोग अपनी हॉबी छोड़ रहे हैं, बस सिलेक्ट होने वाले सब लोग मेंटेन कर रहे हैं अपनी हॉबी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज डोंट मेक नोट्स इन द फर्स्ट सेकेंड रीडिंग। डोंट, इसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। इसके बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं
कि अरे सर या भैया कि हमने नोट्स निकाले बट देन अब वो वेस्ट हो गए, अब कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें से आप बहुत सारी चीज़ें तो याद ही हो गई है अभी, इतना पढ़ पढ़ के। तो ऐसे ही होता है। नोट्स देखो, उन चीज़ों को बोलो, वो कप्तान सर हमेशा बोलते हैं कि आपके मेंस के नोट्स वो होते हैं या ऐसे बनाओ। इनफैक्ट मेंस के नोट्स आपके वो हैं जो आप जब पढ़ते हो तो ऐसे के ऐसे ही आपके मेंस के आंसर कॉपी में उतरते हैं। दैट इज़ ट्रू। जब आप मेंस दोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेंस के नोट ऐसे बनाते हो क्योंकि आपका स्ट्रक्चर इतना उतना यूज तो हो जाते हैं आप उस स्ट्रक्चर से कि वो सेम वे में जो लेट्स कंसिडर आपने कोई ब्रांच ट्री इधर बनाई है, ठीक है, तो वही उधर बनाओगे आप, ठीक है। यहाँ पे कोई इंडिया का मैप में आपने कुछ पोर्ट्स दिखा है तो वो सेम तरह से वहाँ पे बनाओगे। हिमालय ऐसे दिखा है तो सेम वहाँ पे दिखाओगे, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई आपने माइंड मैप यहाँ पे याद किया है तो वो सेम माइंड मैप वहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाले हो। सो आपके नोट्स बहुत सोच समझ के बनने चाहिए। ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए नोट्स बनाने हैं कि नहीं सब लोग नोट्स बना रहे हैं। एनसीईआरटी के नोट्स बना रहे हैं, बताओ एनसीईआरटी अपने आप में नोट्स है, उसके क्या नोट्स बनाओगे आप? और एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है? एक एनसीईआरटी जब आप अच्छे से डिसेंटली पढ़ लोगे, एक एनसीईआरटी 6-7 घंटे में हो जाती है, नॉर्मल छोटी वाली एनसीईआरटी। कोई टाइम नहीं लगता एनसीईआरटी पढ़ने में। स्टार्टिंग में लगेंगे 3-4 महीने जब पहली बार पढ़ोगे तब, बट बाद में जब सीरियसली पढ़ना कंटिन्यू रखोगे, जब रिवाइज करने होगा ना, तो एक दिन में, आधे दिन में एक एनसीईआरटी कवर हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा होता है। बट देन उसका वे है कि उसको पढ़ना कैसे, वो रिवाइज फटाफट कैसे होगी। तो दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कि हाईलाइट करते जाओ स्टार्टिंग में। लेट्स कंसिडर 3-4 हाईलाइटर तो मार्केट में है ही अवेलेबल, तो पहले लाइट कलर यूज़ करो, बाद में डार्क कलर यूज़ करो, सो दैट आपके पास कम पोर्शन हो बाद में पढ़ेंगे। लेट्स कंसिडर कि कोई पहले है 4 टाइप के हाईलाइटर के, पहले समझो ऑरेंज है, ठीक है, फिर पिंक है, फिर लेट्स कंसिडर ब्लू है। ये बहुत ही क्लीशे पॉइंट है, बदलने ज़रूरी है क्योंकि अगेन ये माइक्रो पॉइंट्स है सारे के सारे। आपको लगा कि क्या बता रहे हैं, ठीक है, बदन आप करके देखो, यू विल सी द रिजल्ट्स, ठीक है। नहीं करोगे तो फिर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपके पास बेटर हुआ है तो यू फॉलो दैट। माई अल्टीमेट एम इज़ कि आपको मैं कुछ असिस्ट कर पाऊँ, कुछ हेल्प कर पाऊँ इन योर प्रिपरेशन, दैट्स ऑल, ठीक है। एंड देन लेट्स कंसिडर ग्रीन, क्योंकि मैंने फॉलो किया, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट डाउन, ठीक है। तो जब आप कोई पेज पढ़ रहे हो, लेट्स कंसिडर वहाँ पे 500 वर्ड्स है दोनों पेज पे, अब लेट्स कंसिडर एक साइड के वर्ड पे 250 वर्ड, एक साइड के पेज पे 250 वर्ड्स है। व्हेन यू विल रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम ना विद ऑरेंज हाईलाइटर, ठीक है, तो यू विल अंडरलाइन अराउंड 230 वर्ड्स, ठीक है, जो कि ओके है। ऐसा तो है पूरा पेज ही कलरफुल कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, वो फर्स्ट रीडिंग में होगा ऐसा। फर्स्ट रीडिंग में सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ज़रूरी भी है क्योंकि जब आप इतने सारे हर पेज पे आप इतने सारे वर्ड्स पढ़ रहे हो तो एक होल हार्टेड कवरेज आपका हो जाता है हर टॉपिक का। लेट्स कंसिडर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, हर चैप्टर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए है, लेकिन चूंकि आपने पढ़ा है तो उस टॉपिक से जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है वो जब एग्जाम में आएंगे एज अ क्वेश्चन, वो आप फेच कर पाओगे, इसीलिए ये भी ज़रूरी है, ठीक है। फिर व्हेन यू विल गो फॉर सेकेंड रीडिंग, यू विल बी मे बी हाईलाइटिंग अराउंड 190 वर्ड्स, bit get reduced to 150 words और 120 वर्ड्स इन द थर्ड रीडिंग, और फिर फोर्थ रीडिंग में हार्डली 70 to 80 वर्ड्स होते हैं एक पेज पे, ठीक है। आप बस कीवर्ड देखोगे, जैसे कीवर्ड, क्योंकि आपने 3-4 बार पढ़ी हुई है बुक पे ऑलरेडी, तो जब लास्ट में समझ लो ग्रीन हाईलाइट कर दिया आपने, तब तक तो पेज का पूरा नक्शा चेंज होता है, वो पूरा कलरफुल दिखने लगता है पेज। तो जब 70-80 वर्ड्स जाओगे तो सब सिर्फ आप कीवर्ड देखोगे, ठीक है, हाँ डीपीएस में ये चीज़ें हैं। जब लेट्स कंसिडर आप मैं वो आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ ना। लेट्स डीपीएसपी में एक सेक्शन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक सेक्शन है जिसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वो गांधीयन वगैरह में हमने सेग्रीगेट किया है ना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेग्रीगेटेड नहीं है, वो तो एम लक्ष्मण में सेग्रीगेट किया है। लोग लक्ष्मण पढ़ते हैं, लोगों को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेग्रीगेटेड है, और इसके ऊपर यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा है एक। अब मैं बताता हूँ कि कीवर्ड हाईलाइट करने के बाद कैसे हमको ईजी हो जाता है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो याद करने में लोग स्ट्रगल करते हैं, तो अब इसमें क्या है कि 51A में है, तो फर्स्ट इज़ कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। बी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ऐसे हम पूरा पढ़ते हैं स्टार्टिंग में। जब आप 4th तक जाओगे ना, तो आप पहले में सिर्फ एंथम को हाईलाइट करोगे, दूसरे में नेशनल स्ट्रगल को, तीसरे में सॉवर्निटी को, चौथे में डिफेंड एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज को,
फिर पाँचवें में ब्रदरहुड को, सिक्स्थ में रिच हेरिटेज, सेवन्थ में एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, पब्लिक प्रॉपर्टी, वायलेंस, एक्सलेंस, अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन, एज ऑफ सेक्शन 14 ईयर्स की कोई इंपॉर्टेंट डेटा है वो, एंड 86 अमेंडमेंट, दैट्स ऑल, खत्म। फिर उसके बाद फीचर्स की फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे यू विल जस्ट अंडरलाइन मोरल ड्यूटीज, सिविक ड्यूटीज, कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली एंड डू नॉट एक्सटेंड टू फॉरेनर्स, बस इतने ही बस। तो हार्डली 60-70 वर्ड हाईलाइट होते हैं एक पेज पे, एंड दैट हेल्प्स यू रिवाइज फास्टर। इसीलिए पॉलिटी पढ़ने के लिए 5 मिनट लग जाते हैं, बट बाद में जब आप रिवाइज करोगे 2 दिन में पूरी पॉलिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए उसको 10 बार पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी वो 2 दिन में ख़त्म होगी, नहीं तो नहीं ख़त्म होगी फिर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ की इरेज कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि कभी कभी मन नहीं होता है पढ़ने का, होता है, सबका होता है, कंसिडरिंग अडल्ट हुज एज एवरीवन नाउ हु इज़ प्रिपरिंग फॉर यूपीएससी ऑब्वियसली। तो माई ओन पोस्टुलेट दैट आई हैव मेड इज़ कि नेवर गो 3 days विदाउट स्टडी। कुछ भी हो, आप किसी जिगरी दोस्त की शादी में जा रहे हो, फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, कहीं प्रोग्राम में जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, पर नेवर गो 3 कंटिन्यूस डेज। 3 days मतलब 3 कंटिन्यूस डेज विदाउट स्टडी, ठीक है। आप कुछ तो करके वो थ्रेड ब्रेक करने का ट्राई करो कि अगर 2 दिन टाइम पास करके हो गया है तो दूसरे दिन के एंड में 1 घंटा ही क्यों ना पढ़ो, बट मेंटेन द थ्रेड। कि अगर आपका जैसे रोज़ का ये ग्राफ है आपका, ठीक है, और अब आज आपने 8 घंटा पढ़ लिया, फिर कल 8.5 पढ़ लिया, ठीक है, अब 3 दिन आप रिस्क में हैं, फिर उसके बाद वापस आप पढ़ने वाले हैं, बट दिस गोज़ एट अ रिस्क। जब आप ये 3 दिन नहीं पढ़ोगे तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करता है, हमको पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे क्या करो, अब लेट्स कंसिडर यहाँ पे आपका 0 हो गया, कहीं जाना पड़ा, कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, यहाँ पे भी 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना ना, जस्ट ट्राई टू मेंटेन अ थ्रेड कि यहाँ पे 1.5 2 बार पढ़ लिया। उससे क्या होगा, ये पूरा ग्राफ से आप पूरा डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि डाउन जब जाता है ना तो सडनली अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में, ठीक है। लोग फिर टाइम पास करने लग जाते हैं, फिर टाइम पास ही करने लग जाते हैं, फिर वो स्टॉप ही नहीं होता फिर कभी। इसीलिए बेस्ट क्या है पता है, यहाँ पे 1 घंटा पढ़ लो, यहाँ पे 1 घंटा पढ़ लो, यहाँ पे 1 घंटा पढ़ ले। एक फीलिंग भी रहेगी कि हाँ ठीक है पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेस भी नहीं होगा कि अरे यार टाइम पास हो गया, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये भी नहीं होगा, और थ्रेड भी मेंटेन रहेगी। दैट विल हेल्प यू। इसलिए नेवर गो 3 days विदाउट स्टडी। उसके बाद ब्रेक्स ऑन संडे तो मैं मेंशन कर दिया। अब मैं कुछ 2 पोस्टुलेट बताऊँ आपको, 2 या 3, जो मेरे दोस्त ने मुझे कभी बताए थे। ही इज़ इन हार्वर्ड नाउ। तो मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसने बताया था कि एंश्योर समथिंग्स व्हाट व्हेन यू वेस्ट 3 hour, not only 3 hour, when you waste first 3 hour of a day, सीधा शाम के 5 बज जाते हैं। यू विल अंडरस्टैंड द डेप्थ कि क्यों 5 बजते दिन के पहले 3 घंटे वेस्ट करने के बाद। आई डोंट थिंक दिस नीड्स सब्सटेंशिएशन। दूसरा पॉइंट है कि इफ़ यू वेस्ट फर्स्ट 5 days, फर्स्ट 5 days मतलब कंटिन्यूस डेज हो गए वो, ऑफ अ मंथ, देन सीधा 27th तारीख आ जाती है। वाई, यू नो इट बेटर। और थर्ड पोस्टुलेट है, ये तीनों उसी के पोस्टुलेट है, कि नेवर डू ब्रेकफास्ट, नेवर डू ब्रेकफास्ट at the time of
लंच। दिस मीन्स इतना लेट मत उठो कि 12:30 1 बजे उठ रहे हो नींद से, रात को 3 बजे तक पढ़ रहे हो। तो इतना लेट मत उठो कि आप लंच के टाइम पे फिर ब्रेकफास्ट कर रहे हो। दिस इज नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस। ठीक है, तो दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स जो कि खुद के एक्सपीरियंस हमने इवॉल्व किया है। अच्छा, बात करते करते एक चीज़ आ गई कि रात की पढ़ाई का। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं मुझे कि सर हम रात में पढ़ते हैं तो फिर कैसे करना चाहिए। देखो, कुछ लोग अर्ली बर्ड है, कुछ लोग नाइट आउल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कुछ लोगों को जल्दी पढ़ना पसंद है, रात सुबह उठ के, कुछ लोगों को रात तक पढ़ना पसंद है। मैं रात में पढ़ने वाला इंसान हूँ, बट द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि रिटेन नहीं हो पाती चीज़ें। लोग आई थिंक सही ही बोलते होंगे, इतने जनरेशन से बोल रहे कि सुबह उठ के पढ़ना अच्छा होता है। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, एक दिन ट्राई किया था बस इतने सालों में, जब मैं स्कूल में था। एक दिन मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा, उसके बाद मुझसे नहीं हुआ, कभी भी आज तक नहीं हुआ। ठीक है, बट दिन रात में पढ़ने का प्रॉब्लम है। रात में पढ़ने का प्रॉब्लम है कि अभी लेट्स कंसिडर रात में तुम 3 बजे तक पढ़ रहे हो। ठीक है, ये 3 AM है, तुम सो जाओगे 3 AM को, उठोगे 11 AM को। ठीक है, 8 घंटे तो सोओगे ना, 8 घंटे तो नेचुरल है, 7 8 आवर्स में आई विल कंसिडर 8 आवर। ठीक है, फिर 1 घंटा अगर रेडी हो गया, यू विल टेक मे बी लेट्स कंसिडर, चलो तो आप 10 बजे उठ गए तो पहला स्लॉट लोगे 11 से लेके 1:30 का। ठीक है, ये 2.5 आवर्स हो जाएंगे। बट कंसिडर किया रात में लेट सोए हो, आपको दोपहर को पक्का नींद आएगी, तो आपका जो 2:30 से लेट्स कंसिडर 5:30 का जो स्लॉट था वो इफ़िशिएंट नहीं होगा, पहला प्रॉब्लम। तो आप सोओगे यहाँ पे, तभी रात में जग पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सो जाओगे तो ये स्लॉट चला गया। फिर बचता है 6 से लेके 8:30 का स्लॉट, 8:30 जो भी है वो, तो यहाँ पे आ गया 2.5 आवर। उसके बाद खाना वाना खाओगे, फिर बजोगे 9:30 से लेट्स कंसिडर 11:30 का, रात के 11:30 का, तो 2 घंटे यहाँ पे हो गए। फिर 12 से मे बी 2, फिर 2:30 या फिर 3 बजे तक पढ़ोगे, तो यहाँ पे लगभग कंसिडर 2 या फिर 1 घंटे मिलेंगे। तो कितने हो रहे, 2.5, 2.5, फिर 2 एंड 2.5, तो लगभग 10, ये 8 और ये 9.5 आवर हो रहा है। वो 9.5 बढ़िया है, अगर इफिशिएंसी डाउन करके 8 आवर भी हो गए तो भी बढ़िया है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो रात का स्लॉट है, ठीक है, यहाँ पे पढ़ी गई चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया कि रिटेन नहीं होती है, वो भूल जाती है चीज़ें। तो वन थिंग यू कैन डू इज़ कि रात में आप लिखने का ट्राई करो कि 2 ढाई घंटे लिखा, बस PYQs वगैरह लिख दिए। ठीक है, या फिर ऐसी चीज़ें करो जो दिमाग को ज़्यादा स्ट्रेस ना दे, क्योंकि ऑलरेडी आपने अभी पढ़ा है सुबह से तो एग्जॉस्टेड हो आप। ये भी रीज़न है रिटेन नहीं कर पाता इन्फॉर्मेशन माइंड रात को पढ़ने के बाद। तो या तो आप ऐसी चीज़ें करो कि आप लिखो, या फिर कुछ एनालिसिस वाली चीज़ें करो, सीसैट करो, जिसमें क्या है कि फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो प्रैक्टिस किया। फिर PYQs को एनालाइज करने का ट्राई करो कि ठीक है ये PYQ ऐसा क्यों हुआ है, उसमें क्या प्ले किया है UPSC ने, कीवर्ड कहाँ चेंज किया वगैरह वगैरह, दिस यू कैन डू। तो ये चीज़ें हैं। मैं तो बेस्ट यही एडवाइस करूँगा कि साइड में लिख देता हूँ। मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि सुबह नॉर्मली उठो 6 7 8 बजे, जितना भी टाइम है आपका। फिर ये बोलते हैं कि उठने के बाद विदिन हाफ एन आवर आप पढ़ाई के लिए बैठ जाओ, बट सबके पास वो लेवरेज नहीं होता कि वो उठ के तुरंत हाफ एन आवर में रेडी होके बैठ जाए पढ़ने के लिए, और सबको फिर नाश्ता आए, चाय आए, ये सब नहीं होता। यहाँ पे चाय भी खुद ही बनाना है, बर्तन भी खुद ही धोना है, चाय लेके दूध भी लेके खुद ही आना है, चाय पत्ती भी खुद ही लेके आनी है, कोई नहीं करने वाला। हॉस्टलर्स के लिए तो कोई नहीं करके देने वाला चीज़। जो घर पे लोग हैं वो लकी हैं कि वो घर पे रह रहे हैं और उनको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, अच्छी बात है। तो टेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ दैट। बट देन मैं कंसिडरिंग हॉस्टलर हूँ, और जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स होंगे आई अज्यूम कि वो भी रूम करते ही रह रहे होंगे, घर पे तो बहुत मुश्किल है, तो आई डोंट थिंक उनके लिए एलिजिबल है। लेकिन वो घर वालों के लिए तो बढ़िया ही है। चलो, तो आप आराम से जैसे 7 सवा 7 8 बजे तक उठ जाओ, 9 साढ़े 9 को पहला स्लॉट लो, मे बी समझो 9 से 11 ले लो पहला स्लॉट, फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लो। ज़रूरत नहीं पड़ती आधे घंटे का ब्रेक भी। कप्तान सर ने मुझे एक चीज़ बताई थी, मुझे स्पेसिफिकली नहीं बताई थी पर्सनली। जब प्रीलिम्स आता है तो सर
अपने उनके बिजी गुजरत का डर में है, सब बीच में से टाइम निकाल लेते हैं और मे भी 15-20 मिनट का थोड़ा मोरल बूस्टिंग एक बता देते थे, थोड़ा जोश भर देते इंसान में कि नहीं नहीं तुमको करना है, ये करो वो करो। तो व्हेन आई वाज इन दिल्ली तब मैं उनका एक सुन रहा था सेशन। तो उन्होंने बोला कि जब आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो ना, जब ब्रेक ले रहे हो बीच में आधे घंटे का, तो ब्रेक ऐसा मत लो कि ठीक है पॉइंट ख़त्म हो गया और फिर मोबाइल लेके बैठ गए। डोंट डू दैट। उससे क्या होगा कि जो पढ़ा आपने और जो न्यूरॉन कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि मेमोरी वैसे ही बनती है। मेमोरी कैसी बनती है, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट या फिर वो तो फिजिक्स स्टूडेंट है, तो वो बता रहे थे कि न्यूरॉन्स जो है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं जब आप कोई इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो जुड़ते हैं न्यूरॉन एक दूसरे से, इसलिए वो चीज़ें याद रह जाती है। बट हम कोई डिसइंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं तो वो न्यूरॉन एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस फॉर्म नहीं कर पाते, तो चीज़ें याद नहीं रह पाती। तो उन्होंने बोला था कि जब भी आप ब्रेक लेते हैं, अगेन मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लॉट आपको बता रहा हूँ 11:30 से लेके समझो 1:30 तक का, ठीक है। मतलब 11 से 11:30 यहाँ पे 30 मिनट जा रहे हैं ना, इसकी वजह से मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि सर बोलते थे कि 30 मिनट ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जब आप सीरियसली पढ़ोगे ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। आप क्या करो, जैसे ही आपका समझो आपको चाहिए कि यार अब ज़्यादा हो रहा है, ब्रेक लेना है, 11 बज गए भी ब्रेक लेना है, तो ब्रेक के टाइम में मोबाइल मत लेके बैठ जाओ हाथ में। आप एक काम करो, मोबाइल साइड में रख दो और बैठ जाओ, चेयर पे ही बैठ जाओ, ठीक है। दीवार को देखो, खिड़की को देखो, फ़ैन को देखो, ट्यूबलाइट को देखो कि अरे बढ़िया ट्यूबलाइट है, बढ़िया फ़ैन घूम रहा है, बढ़िया हवा लग रही है। खिड़की से बाहर वैसे कुछ दिखता तो है नहीं, कंक्रीट ही दिखता है बाहर कुछ, खिड़की से बाहर अरे बढ़िया खिड़की है, लोहे की है। ये सब काम करो, 5 मिनट में आप बोर हो जाओगे, यू विल गेट बैक टू स्टडी, ठीक। मोबाइल लिया तो फिर उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो वो फिर वो चलते रहेगा, फिर वो 11 के 11:30 हो भी जाएंगे तो भी आपको ब्रेक फील नहीं होगा। उसका भी रीज़न है, अगेन अभी शिविन सर ने बोला था, उसका रीज़न ये है कि आवर माइंड गेट शिफ्टेड फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 11 बजे तक हमने एक टास्क किया जिससे माइंड स्ट्रेस हो गया, उसके बाद हम मोबाइल देख रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो अगेन वहाँ पे साइकोलॉजिकल चीज़ है कि एक इतने रैपिडली इमोशन चेंज हो रहा है कि माइंड को और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, फिर वापस स्लॉट लेना है तो वो नहीं हो पाता एफिशिएंट स्लॉट, ठीक है। बेटर है कि ये लगे तो आप बाद में 2 घंटे सेपरेट मोबाइल सेशन रख देना अपने लिए, 2 आवर का मोबाइल सेशन एक दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके बीच में मत लो, इससे आपकी एफिशिएंसी हर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 9 से 11 बदन में फिर भी, क्योंकि स्ट्रिक्टली नहीं चलेगा, एकदम टच टू टच नहीं चलेगा, एकदम थोड़ा मार्जिन रखना पड़ेगा, इसलिए मैं 30 मिनट दे रहा हूँ कि भाई कुछ भी हो जाएगा तो टाइम रहेगा। फिर लंच वंच करने आ जाओ, 3 बजे बैठो, 3 से 5, ठीक है। फिर 5 से 6 ब्रेक ले लो, फिर 6 से 8 बैठ जाओ, ठीक है। फिर 8 बजे डिनर में चले जाओ, फिर 9 से 11 बैठ जाओ। तो ये हो गए 2 2 2 2 2, तो 10 घंटे हो गए इफ़िशेंटली। इसमें थोड़ा नैप भी ले लिया, ठीक है, तो भी 8 घंटे तो हो ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंश्योर करो कि 11 बजे या मैक्स 11:30 बजे तक थोड़ा मोबाइल वगैरह स्क्रॉल करके आप सो जाओ, ये इंश्योर करो। बस मुझे लगता है फिर माइक्रो थिंग्स में, जो कि मैक्रो इफेक्ट और बिगर इफेक्ट बाद में करते हैं आपके प्रिपरेशन में, आई थिंक इतनी चीज़ें सही है आज के लिए। आई अपोलोजाइज अगेन कि मैं सैटरडे को लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया कंसिडरिंग माई ओन कमिटमेंट्स, बट अभी सैटरडे को नया लेक्चर अपलोड करूँगा एंड दैट वुड बी डायरेक्टेड एट कि एग्जैक्टली क्वेश्चन को अटेंड कैसे करना है जो प्रीलिम्स के हैं। अगेन मैं ये प्रीलिम्स के तक इसीलिए लिमिट रख रहा हूँ गाइज, बिकॉज अभी प्रीलिम्स में ही सब लोग शिफ्ट हो जाएंगे अगले 10-15 दिन में। 25 आई थिंक 1 जनवरी के बाद तो जो रिपीटर्स है, वेटरन्स एस्पिरेंट्स है, वही बस रहेंगे फरवरी मिड मार्च तक मेंस की प्रिपरेशन में, कंसिडरिंग कि दे हैव वेल अंडरस्टूड द डायनामिज्म ऑफ प्रीलिम्स। बट देन जो मैक्सिमम लोग हैं जिनको फोमो हो रहा है या जिनका प्रीलिम्स एक बार भी नहीं निकला, वो लोग तो मोस्टली प्रीलिम्स तक शिफ्ट हो जाएंगे। मेन टारगेट इज़ की कोई बात नहीं, एक प्रीलिम निकाल के एक मेंस फेल हो गए तो चलेगा, कंसिडरिंग दैट यू बिलोंग फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड, आई बिलोंग फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड। मुझे लगता है कोई टेंशन नहीं है, एक मेंस भी फेल हो गए तो भी एक लर्निंग मिल जाएगी, अगले मेंस क्लियर करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम मेंस अटेंड तो किया था कम से कम, कितने लोग हैं, यूपीएससी का एक सर्वे रिसेंटली आया था लास्ट ईयर कि कुछ 95% ऑफ द एस्पिरेंट्स, 95 था या इससे ज़्यादा था, आई डोंट रिमेंबर, 95 ऑफ द एस्पिरेंट्स या जो भी फॉर्म फिल करते हैं वो कभी प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं कर पाते, कभी नहीं कर पाते, वो कभी मेंस के लिए बैठ ही नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादती खुद के ऊपर करना सही नहीं है।
कि नहीं नहीं अभी आप मेंस का बताओ, मैं प्रीलिम्स क्लियर करूँगा, फिर मेंस क्लियर करूँगा, फिर इंटरव्यू ले जाऊँगा। मुझे लगता है एक बार मेंस फेल भी हो जाएगा कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले प्रीलिम्स क्लियर कर लो, एटलीस्ट मेंस लिखने का एक्सपीरियंस तो ले लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम अपन मेंस भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हो जाएगा मेंस भी। फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि मेंस का लेक्चर अटेंड करके डाल दो सर, जिन लोगों को मेंस करना है उनके लिए मेंस का भी रहे। अब इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है यूट्यूब पे, मुझे मेरे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि मेंस के लिए क्या करना है। सबको पता है कि मेंस के लिए क्या करना है, वो अलग बात है कि कोई करता नहीं है, बट देन सबको पता है कि मेंस के लिए क्या करना है। बट देन स्टिल मैं मेंस का लेक्चर इसलिए रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि मिस गाइडेंस बहुत है, चॉइसेस इतनी हैं कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो मेरा ट्राई तो यही रहेगा कि मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताऊँ कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए इतना ही पढ़ो, इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ो, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है, या फिर एनवायरनमेंट के लिए है, बायोटेक के लिए, साइंस एंड टेक के लिए, इथिक्स के लिए, केस स्टडीज़ के लिए। मैं एकदम लिमिटेड चीज़ें बताऊँगा क्योंकि कोई मतलब नहीं है एक टॉपिक के लिए, ये तो सभी लोग बताते हैं। वो नहीं क्या कि अगर मुझे आई थिंक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का सेंटेंस है कि अगर मुझे 5 घंटे दिए जाते हैं कोई पेड़ काटने के लिए, तो मैं 4 घंटे वो जो भी औजार तलवार उनको दी जा रही है उनको मैं शार्पन करने में लगूंगा। तो इट्स लाइक दैट। तो ऐसा है कि आपको अगर पूरा टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए, तो आप उसको कॉन्सेंट्रेट करो उन चीज़ों को पढ़ने के लिए जो आप रिपीटेबली पढ़ लोगे तो शार्पन हो जाएगी वो चीज़ें। 10 चीज़ों के पीछे भागोगे तो कोई चीज़ रिटेन नहीं होगी, इनफैक्ट कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। 2-2, 3-3 रिसर्च बिपिन चंद्र भी पढ़ रहे हो, फिर स्पेक्ट्रम भी पढ़ रहे हो, PMFI भी पढ़ रहे हो, फिर शंकराज भी पढ़ रहे हो, इंडियन सोसाइटी के लिए कोई टॉपर की नोट्स भी रेफ़र कर रहे हो, NCERT भी पढ़ रहे हो, फिर क्लासेस की नोट्स भी पढ़ रहे हो। मार्केट में जो क्लासेस दे रहे हैं अभी, महाराष्ट्र के स्टूडेंट तो बहुत आ रहे हैं दिल्ली अभी, कंसिडरिंग कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है पिछले कुछ सालों से उनका प्रिपरेशन। तो वो लोग क्योंकि फ्री में मिलता है, ऑब्वियसली वो लोग एलिजिबल है, एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं, डिज़र्विंग है। बट देन उसमें मुझे लगता है कि लॉस ज़्यादा होता है। लॉस क्या होता है कि यू एंड अप स्पेंडिंग योर 1 ईयर ऑन द रिसोर्सेज दैट हैज़ बीन गिवन बाय क्लासेस, और वो फिर रिसोर्सेज आप कंटिन्यू नहीं कर पाते। अल्टीमेटली यू गेट बैक टू द स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, एंड देन स्टैंडर्ड रिसोर्सेज जब आप पढ़ोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सब तो मैंने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी पूरे क्लास में, तो यू विल नॉट गेट दैट फील, ठीक है। द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ द डिस्कशन इज़ कि यू स्टिक टू द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इसलिए मैं मेंस का भी रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दूंगा। आई ट्राई माई बेस्ट। फिलहाल तो मेरा फोकस प्रीलिम्स ही है उन लोगों के लिए जिनका प्रीलिम्स कभी हुआ नहीं है, क्योंकि आई नो द पेन ऑफ दैट। मेरे भी 3 प्रीलिम्स नहीं हुए हैं, इनफैक्ट मेंस देने के बाद भी प्रीलिम नहीं हुआ है, और ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं रिकॉर्ड करूँगा उसमें रहेगा कि ये जो बुक है जो मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, जो PYQs का बुक है, एग्जैक्टली PYQs एनालाइज कैसे करने हैं, कि कीवर्ड्स, कौन से कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान देना, कौन से कीवर्ड के ऊपर नहीं ध्यान देना। उसके पहले भी मैं बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं। जैसे 3 पेयर हो तो उसमें UPSC क्या अप्लाई करती है, 4 पेयर हो तो उसमें क्या अप्लाई करती है, कि वो कभी कभी क्रॉस कर देती है, क्रॉस करके लीनियर कर देती है, फिर 4 हो तो एग्जैक्टली पूरा क्रॉस कर देती है। वो आपको समझेगा जब मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। तो उतना ही है। फिर इसके साथ CSAT का भी बताऊँगा कि CSAT में बहुत सारे लोग CSAT फेल हुए हैं। मेरा भी 0.83 से एक प्रीलिम्स रहा है, 65.83 आए थे मुझे, GS क्लियर था, बट CSAT नहीं हो पाया 2023 का। तो इसीलिए वो दुख थोड़ा अलग ही होता है CSAT ना होने का, कि GS हो रहा है बट CSAT नहीं हो रहा, डिस्पाइट यू बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस बैकग्राउंड। बियॉन्ड दैट जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से है, मैं आपको एडवाइस करने में कुछ नॉर्मल चीज़ें बताता हूँ कि मैं इसीलिए प्रिपरेशन अफोर्ड कर पाया, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है अफोर्ड करने की। या मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, UPSC के लिए बहुत लगता है, इंटरव्यू देने जाओगे तो 20,000 खर्च आएगा आपको। यदि इंटरव्यू छोड़ो, CDs के SSB देने जाओगे तो 15,000 खर्च आएगा, टिकट विकेट स्पोर्ट्स शूज़ किट इंटरव्यू का ड्रेस ये वो सब खरीदने के लिए, जो सबके पास नहीं होता ये खरीदने का जो मीडियम हो। तो इसीलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि आप एम्प्लॉयमेंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। मैं 1-2 चीज़ें बता ही देता हूँ, अभी याद आ रही है तो। वैसे लेक्चर हो गया है, मैं कुछ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से चीज़ें बताऊंगा जिन्होंने मुझे
अलाउ किया प्रिपरेशन कंटिन्यू करने के लिए और कुछ मेरे दोस्तों को नहीं अलाउ किया। सो बहुत थोड़ी ज्ञान की ही बातें हैं ये। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि गो फॉर जॉब, पॉसिबली गवर्नमेंट जॉब। ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है, बट देन बहुत सारे कैंडिडेट आप में होंगे जो रिजर्व कैटेगरी में होंगे और उसके बावजूद गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया, उसके बावजूद वो लोग सिर्फ इसीलिए प्रिपरेशन में बैठे कि नहीं निकालेंगे तो यूपीएससी ही। दैट इज़ वेरी रिडंडेंट थॉट प्रोसेस, वो सही नहीं है, वो आपको ले डूबेगी बाद में। इसका रीज़न ये है कि व्हेन यू आर इन गवर्नमेंट जॉब यू हैव दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी विच अलाउज यू टू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन इवन बियॉन्ड सम पॉइंट। क्योंकि इतना आसान नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में बैठ गया, पहले अटेम्प्ट निकल गया। उसके लिए कल्चरल सोशल कैपिटल लगता है, तभी जाके आप पहले अटेम्प्ट में निकल पाओगे। अप्रोप्रिएट गाइडेंस लगता है, हमारे पास अप्रोप्रिएट छोड़ो, गाइडेंस देने के लिए ही बहुत रेयरली कोई होता है जेन्युइन गाइडेंस देने के लिए, तो अप्रोप्रिएट तो मुश्किल ही है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, इससे रिस्क लेने का एपेटाइट हमारा बढ़ जाता है। सेकेंड चीज़ क्या है कि स्ट्रेस जो है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसकी वजह से स्ट्रेस डाउन होने से आपकी इफ़िशिएंसी थोड़ी बढ़ती है। अब ये इतना भी आसान नहीं है कि जॉब में रहते हुए करते रहो, इसके लिए बहुत अच्छा विल पावर चाहिए। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो अच्छे विल पावर के हैं, लेकिन बोलते, अब जब भी बात होती है तब बोलते हैं कि यार मुश्किल है जॉब के साथ। सबको पता है जॉब के साथ करना मुश्किल है, उसके लिए वो विल पावर चाहिए, क्योंकि 8 घंटे डेडिकेटेडली काम, क्योंकि सैलरी ले रहे हैं वहाँ की, तो 8 घंटे अच्छे से काम करके आना है, उसके बाद पढ़ना है फिर वापस 5-6 घंटे, जितना भी स्ट्रेच कर पा रहे उतना। तो गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, डू नॉट स्टिक। मैं जानता हूँ मेरे नवोदय के, मी बीइंग अ नवोदय का स्टूडेंट, मेरा नवोदय के अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट है जो MBBS बन सकते थे, IIT में जा सकते थे, बट मिस गाइडेंस की वजह से दे वेंट फॉर कुछ। मेरी लड़की है क्लास टॉपर, मेरी दोस्त है वो, ठीक है, फिर जिनको 12th में 95 वगैरह आया है, JEE वगैरह क्लियर हुआ है, बट उसके बावजूद वो लोग नहीं गए। जिनको नीट में 450-500 मार्क आ रहे थे उस टाइम पे, 2015 की बात है, अभी तो चलो 550-400 कुछ नहीं है, बट देन उस टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे जब कोचिंग का एटमॉस्फेयर नहीं था। तो दे वेंट फॉर प्लेन BA और दे वेंट फॉर एग्री, BSc एग्री, ठीक है। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट कम है, ठीक है, कम है एज़ कम्पेयर टू साइंस का डिसिप्लिन। तो गो फॉर साइंस का डिसिप्लिन। ये बहुत ही घिसी पिटी ओल्ड स्कूल सोच होगी, बट मुझे लगता है कि अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड के लोगों के पास वो लेवरेज नहीं है कि वो फोटोग्राफी कर पाए या फिर कोई ऐसी चीज़ कर पाए एज अ प्रोफेशनल कोर्स जिसको करियर की तरह कंटिन्यू कर। दैट्स वेरी अनलाइकली, क्योंकि ब्रेड एंड बटर तो सबको चाहिए, आपके घर का आटा आप ही को लेके जाना है इवनिंग को, ठीक है। तो ये पहली चीज़। सेकेंड चीज़ की UPSC का प्रिपरेशन करते टाइम प्लान बी की ज़रूरत नहीं है, UPSC खुद प्लान बी है, ठीक है। यू गेट इनटू अ जॉब, अ स्टेबल जॉब, ठीक है, पॉसिबली गवर्नमेंट जॉब, एंड देन यू थिंक अबाउट UPSC CSE, ठीक है, क्योंकि ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा उसकी तरफ देखने का। तो इसका प्रिपरेशन करते हुए जॉब का मत सोचो, पहले जॉब में घुस जाओ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करो, फिर उसके बाद इसका सोचो। साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करते रहो। ऑब्वियसली जॉब में जाने के बाद फुल स्केल प्रिपरेशन UPSC का नहीं कर पाओगे और स्क्रैच से प्रिपरेशन भी नहीं कर पाओगे, दैट इज़ ट्रू। इसलिए एक डिसेंट प्रिपरेशन लेवल तक आ जाओ, 40-50-60% तक, उसके बाद ज्वाइन समवेयर एंड देन कंटिन्यू डूइंग दैट। क्योंकि अब लोग बोलेंगे, बहुत सारे एक्सेप्शन होंगे ही जो बोलेंगे नहीं सर मेरे जॉब में इतना टाइम नहीं मिल पाता, या फिर वैसे जॉब में टाइम मिलने का सवाल भी नहीं है, जॉब में तो टाइम नहीं ही निकलना है, यू आर टेकिंग सैलरी फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट। तो लोग बोलते कि नहीं जॉब छोड़ दिया, उसके बाद CSE की प्रिपरेशन बहुत सारे लोग हुआ है, एक्सेप्शंस आर देयर, देन यू आर अंडर प्रिविलेज नो और अनप्रिविलेज्ड आई कैन से। तो इफ़ यू कैन हैव दैट लिबर्टी तो दैट्स वेल एंड गुड, तो फिर आप यू टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली। बट नहीं है तो मेरा तो पर्सनल एडवाइस यही है कि अगर मैं जॉब पे नहीं होता तो फिर मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था UPSC का प्रिपरेशन कंटिन्यूइंग इट फॉर 3 to 4 years, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। और वो फाइनेंशियल ड्रेनिंग है, इसमें एनर्जी चली जाती है, पैसा चला जाता है, टाइम चला जाता है, घर वालों को भी टाइम चला जाता है। मेरे कुछ दोस्त हैं और मेरे के हर एक के दोस्त है जो भी UPSC के एरेना में रहा है कि 28 एज हो गई, 32 एज हो गई एंड दे आर यूजफुल फॉर नथिंग नाउ, स्किल्स ही नहीं है, ठीक है।
अंडरस्टैंडिंग बहुत, ऐसा नहीं कि यूपीएससी वाले बंदे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, बट कुछ ना कुछ क्यों करना है यार, बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में है, ठीक है। साइंस वाले बैकग्राउंड को तो बीएससी भी कर लोगे आप, एमएससी कर लोगे, उसके बाद इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, तो गेट इन टू जॉब एंड देन लुक एट यूपीएससी एज अ प्लान बी। अगेन you don't need plan B while preparing for UPSC. UPSC itself is a plan B, ठीक है, for you guys, because you do not have those capitals at your will जिसको आप यूटिलाइज कर पाओ या एक्सप्लॉइट कर पाओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइज। नेक्स्ट होपफुली लेक्चर सैटरडे को आएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, या फिर संडे को आएगा, कंसिडरिंग संडे इज़ ऑफ डे। दैट्स ऑल, वो चीज़ें हम एड्रेस करेंगे फिर एक करके। अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है रिलेटेड टू एनीथिंग, कुछ पर्सनल भी, क्योंकि सी क्या है, ये एक ब्रॉड आइडिया है, ये वन साइज फिट्स ऑल का अप्रोच यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या कि हर एक के अलग अलग डाउट होंगे, तो जिसकी जो भी डाउट है यू पुट दैट ऑन टेलीग्राम का ग्रुप। अगर मैंने पहले वीडियो के नीचे लिंक डाला था, यहाँ पे भी डालूंगा ऑब्वियसली, तो यू पुट दैट ऑन द टेलीग्राम का ग्रुप, या वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर्सनल मैसेज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी वैसे, क्योंकि सबके प्रॉब्लम ग्रुप पे एड्रेस हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी कुछ रहता है तो आई विल एड्रेस देम इन द वीडियो। थैंक यू गाइज।